नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। एक सवाल आजकल पूछा जा रहा है या जेहन में हो सकता है कि प्रधानमंत्री के बोलने से क्या होता है। अब ये सवाल किसी ने खुलकर तो नहीं पूछा, लेकिन भाजपा वाले सोच रहे होंगे क्योंकि जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन जवाब कौन दे रहा है इस सवाल का? इंडिया, दोनों तरह की इंडिया, अपना देश भी और विपक्षी गठबंधन भी। प्रधान सेवक के बोलने का मतलब है पूरा देश बोल रहा है, चाहे नियम 267 के मुताबिक हो या 176 के, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विपक्ष 267 पर जिद करता रहा, सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी तो अविश्वास प्रस्ताव ही विपक्ष ने पेश कर दिया। अब इसी में मणिपुर की चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। मणिपुर में मैतेई हो या कुकी, हमारे 150 भाई बहनों की चिताएं ठंडी नहीं पड़ी हैं और उन दो महिलाओं के साथ हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ वो तो इंतहा है। 3 मई से मणिपुर जल रहा है और 20 मई को जब संसद शुरू हुई, सत्र शुरू हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने एक रस्म अदायगी की। उस दिन क्या होता है, पहले दिन पीएम मीडिया से मुखातिब होते हैं। उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन एक तरफा जो संवाद था उसमें अपने गुस्से का इजहार जरूर किया। प्रधान सेवक का गुस्सा जरूरी है, ये भरोसा दिलाता है देश को कि सरकार इस पर सख्त है, जो भी मणिपुर में हुआ। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में मणिपुर पर 2 शब्द बोलने से परहेज कैसा? जब 77 दिनों के बाद चुप्पी टूट ही गई थी तो मोदी के पास मौका था। वो सदन में अपनी बात रखते तो आज 9 दिनों तक जो दिल्ली अध्यादेश भी निपट जाता और देश हित के बाकी मसलों पर भी बहस हो जाती। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों अड़ा हुआ है। राजनीति में जिद एक अजीब चीज है जो दिखाई देती है। वैसे नरेंद्र मोदी पर चुप रहने की जिद रखने का आरोप नया नहीं है। शुरुआत तो पीएम बनने के साल भर बाद ही हो गई थी, जब दादरी में, आपको याद होगा, मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग हुई थी। तब से विपक्ष आरोप लगाता रहा है समय समय पर कि मोदी गंभीर मुद्दों पर चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि वो बोलते नहीं है, उनकी करनी देखिए। खैर, करनी क्या है, अभी भी मणिपुर हिंसा रुकी नहीं है। लेकिन अगर करनी पर ही इतना फोकस करना है तो कहां कहां बोले हैं अभी मोदी, उसको गिन लेते हैं थोड़ा। आखिर चुप्पी के दौरान मोदी कर क्या रहे थे? तो चुप्पी को गिनते हैं 20 जुलाई से, जिस दिन उन्होंने मुंह खोला मणिपुर पर और 2 महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर गुस्से का इजहार किया। खैर, इसके बाद अगर आप देखें 20 तारीख से लेकर अब तक, तो इस दौरान मोदी की तरफ से मणिपुर हिंसा के मूल कारणों पर, उसके निवारण पर, जो मूल समस्या है उसको सुलझाने पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन कहां कहां मंच पर आसीन हुए और जमकर बोले मोदी, ये जरा लिस्ट देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। 21 जुलाई G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक थी, इसमें मोदी उपस्थित थे, लिहाजा बातचीत हुई होगी। उसी दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। यहाँ भी जमकर जो दोनों पड़ोसी मुल्क हैं उनके संबंधों पर उन्होंने बात रखी। 22 जुलाई देखिए, राष्ट्रीय रोजगार मेला को उन्होंने संबोधित किया, लंबा भाषण दिया। इसमें शाम को शायद एकनाथ शिंदे के परिवार से अपने घर पर उन्होंने मुलाकात की। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भी इसी दिन हुई। अब 25 जुलाई, भारतीय विदेश सेवा 2022 बैच के अधिकारियों से मोदी की मुलाकात होती है। इस दिन का कार्यक्रम यही था। अब 27 जुलाई राजकोट, और इस दौरान ध्यान रहे कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि आप बोलिए बोलिए। 27 जुलाई को राजकोट एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचते हैं, रिबन काटते हैं वहां पर। 28 जुलाई सीकर से राजस्थान साधने का कार्यक्रम, जिसमें मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना इंडिया के नाम लगे हुए उन गैर कानूनी संगठनों से की जिनमें PFI और सिमी जैसे संगठन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये जो इंडिया है वो विपक्षी गठबंधन वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इन संगठनों के नाम में भी इंडिया लगा हुआ था, तो इंडिया रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में क्या रखा है। और 30 जुलाई कल मन की बात उन्होंने की। प्रधानमंत्री रिबन काटने जा सकते हैं तो मणिपुर पर तो बोल ही सकते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितने काम किए वो पहले नहीं हुए। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है मोदी का।
कौन इनकार कर सकता है कि नागालैंड और असम में उग्रवादी संगठनों को बातचीत के मेज पर या रास्ते पर लाने में मोदी सरकार ने सफलता हासिल की। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर मणिपुर में कहां गलती हुई? क्या भाजपा की सरकार है इसलिए मोदी कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे? यह सवाल तो उठेगा। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने वाली केंद्र सरकार मणिपुर में धारा 356 क्यों नहीं लगाती है? ये तो फिट केस है, क्योंकि यहां आंतरिक अव्यवस्था है। क्या एन वीरेंद्र सिंह को पद पर बने रहने का कोई हक है? मैतेई और कुकियों के बीच जो दीवार चौड़ी हुई और सीएम देखते रहे, क्यों हुई, इसको हमने इससे पहले वाले एक वीडियो में आपको बताया था विस्तार से। हम आज फोकस करेंगे प्रधानमंत्री की चुप्पी पर ही, और कुछ कंपैरिजन भी होंगे, खासतौर पे जो किए जाते हैं मोदी के केस में। खैर, अब तो ये हो गया है कि आज सदन में, आज जब हम बात कर रहे हैं यानी 31 जुलाई को, तो ये नारा लग रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आओ। मतलब हमने जो अभी वो गिनाए 20 से लेकर 30 तक के उनके कार्यक्रम, इस पर विपक्ष क्षुब्ध है और सवाल पूछे जाने चाहिए। आप तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में हैं लेकिन सदन में नहीं है, मणिपुर पर नहीं बोल रहे। कल आप पुणे में शरद पवार के साथ मंच साझा करने वाले हैं। खैर, अब वाजपेयी को देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पितामह, और उस समय भी मणिपुर जला था। 18 जून 2001 को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। 24 जून को, ठीक 6 दिन बाद, एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं वाजपेयी, वो भी अपने घुटनों के ऑपरेशन के बाद। आप तस्वीर देखिएगा, व्हील चेयर पर थे वाजपेयी। फिर दोबारा 8 जुलाई 2001 को दूसरी मीटिंग करते हैं, शांति की अपील जारी करते हैं। ये सब नहीं हुआ अभी पीएम की तरफ से। हाँ, उन्होंने उन 2 महिलाओं के लिए जरूर कहा कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा जो भी एक्यूज्ड हैं। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को राजधर्म सिखाने वाले वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 को अहमदाबाद के शाह आलम कैंप पहुंचे थे। शाह आलम कैंप कह रहा हूं। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद भी वो सक्रिय होते, डेलीगेशन से मिलते, बात करते। अब क्या मोदी सिलेक्टिव है? इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तय करिए कि वो किस मुद्दे को ज्यादा बोलना चाहते हैं, किस पर नहीं। इतिहास तो सबक देता है। याद कीजिए इंदिरा गांधी को। 18 फरवरी 1983 के दिन असम के निल्ली में जो जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ, वो काला अध्याय था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद कुछ घंटों में 2000 लोग कभी नहीं मारे गए। फिर असमी और बोडो आदिवासियों के बीच भी हिंसा हुई, कत्लेआम हुआ। इंदिरा पूरी तरह घिर गई। यहाँ विपक्ष ने उनको घेर लिया। उन पर बिना कुछ सोचे समझे असम में विधानसभा चुनाव कराने का आरोप लगा, क्योंकि उसी में ये मुद्दा आया था कि बांग्लादेशी आ गए हैं और वो वोट करेंगे। लेकिन फिर भी इंदिरा ने एक फैसला किया। वो 21 फरवरी को असम के उन खेतों में पहुंची जहां फसल की जगह लाशें बिछी हुई थी, लेकिन उन्होंने आउटरीच किया, वो गई। इंदिरा का उदाहरण मोदी को कमतर साबित करने के लिए नहीं है, ये भी मैं बता दूं। वोट बैंक को साधने का काम सबने किया है। यही इंदिरा गांधी थी 1977 में हाथी पर सवार होकर बेलछी पहुंची थी, जहां दलितों का नरसंहार हुआ था। लेकिन बिहार में नरसंहार तो सवर्णों का भी हुआ था। कोई भी ये सवाल पूछ सकता है, पर तथ्य यह है कि बेलछी के बाद इंदिरा की राजनीतिक किस्मत दोबारा चमकी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बात रही मोदी की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताने लगे हैं। देखा होगा देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने जो बातें कही थी, उस पर भी बवाल हुआ था। तो इस लिहाज से अगर आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता हैं मोदी, उनकी चुप्पी तो अखड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपिता से तो राष्ट्र अपेक्षा रखेगा ना कि वो कुछ कहे, जब हमारे देश का एक हिस्सा, हमारा अंग जल रहा हो। अब देखिए क्या है, खेल क्या है, विपक्ष का भी देखिए। विपक्ष चाहता है कि नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा हो, मांग की गई। इसमें क्या है 267 में? तो इसमें यह है कि जनहित के किसी बेहद जरूरी मुद्दे पर आपात बहस आप कर सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर किसी एमपी को कोई सवाल पूछना होता है तो उसको 15 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, चाहे वो इस तारांकित और अतारांकित जो आप सुनते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। आधे घंटे की बहस करानी है तो 3 दिन पहले नोटिस देना होता है।
क्योंकि सदन की कार्यवाही जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलती है। हर दिन के लिए एक सब्जेक्ट्स तय होते हैं। जो मुद्दा किसी दिन के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है उस पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं होती है। लेकिन 267 ये प्रावधान करता है कि सभी नियम शिथिल हो जाएंगे और जो अर्जेंट सब्जेक्ट है उस पर बहस शुरू की जा सकती है। 1990 के बाद अब तक 11 बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। खाड़ी युद्ध और भ्रष्टाचार पर बहस भी इसी नियम के तहत हुई थी। शंकर दयाल शर्मा ने नियम 267 के तहत 4 नोटिस स्वीकार किए थे और भाजपा से ही ताल्लुक रखने वाले भैरव सिंह शेखावत ने 3 ऐसे नोटिस स्वीकार कर बहस की इजाजत दी थी, जिसकी मांग हरिवंश से हो रही है। अब अगर देखें तो आखिरी बार कब हुई थी इस नियम के तहत, तो 216 में नोटबंदी पर चर्चा जो हुई थी वो 267 के तहत हुई थी, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है कि इसके तहत मणिपुर पर चर्चा करा लो। उधर बीजेपी कह रही है कि रूल 176 इस पर चर्चा करा लो। ये क्या है? ये है शॉर्ट नोटिस, मतलब अल्पावधि चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसके तहत क्या है, 2.5 घंटे की अधिकतम चर्चा हो सकती है। और पीयूष गोयल का कहना है कि अमित शाह सरकार की तरफ से जवाब देंगे क्योंकि वो गृह मंत्री है। ठीक है भाई, इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन मोदी तो प्रधान सेवक है, खुद ही कहते हैं ऐसा। मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगता है, ये किसी और नेता के लिए तो नहीं लगता। इसलिए मोदी बोलेंगे तो मुमकिन है मणिपुर शांत हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इंतजार। तो इंतजार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।